नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज की ताजा खबर का एपिसोड आपके सामने आज प्रस्तुत है। तो नए हफ्ते की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो से। ग्लोबल इकोनॉमी की शुरुआत, ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले फ्रॉम द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ ईरान प्रेसिडेंट। तो ईरान के प्रेसिडेंट की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में कल मौत हो गई, जिसके बाद अगर हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स की बात करें, ग्लोबल इम्पैक्ट्स की बात करें, तो उसमें सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द ऑयल प्राइसेस। इस डेथ के बाद थोड़े से टेंशन्स ऑयल मार्केट के हिसाब से एस्केलेट होने लगे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फॉर कंट्रीज लाइक ईरान, इजराइल एंड बाकी गल्फ रीजन एज अ होल। तो इससे इम्पैक्ट ये है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अराउंड ईरान न्यू लीडरशिप, जिससे वॉलेटिलिटी ऑयल मार्केट में थोड़ी बढ़ सकती है, बिकॉज ईरान एक काफी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। ऑयल के प्राइसेस इसी न्यूज के चलते कल एशियन ट्रेडिंग आवर्स में थोड़े बढ़ते हुए नजर आए। एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन अगेन आया था ऑयल प्राइसेस में, बट ये थोड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहेगी ऐसे लग रहा है। कोई भी डिसरप्शन अगर ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को होता है तो इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाईज काफी इंपैक्ट हो सकते हैं, especially like I said, given the major status of Iran as a oil producing nation. The next news is about Nasdaq. तो Nasdaq का जो इंडेक्स है वो एक ऑल टाइम हाई हिट कर गया yesterday। इसके पीछे के दो तीन रीजन है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि Nasdaq जो एक बहुत टेक फोकस्ड इंडेक्स है, उसमें इट इज एंटिसिपेटिंग अ रिजल्ट फ्रॉम एनवीडिया इन दिस वीक। तो उनके जो अर्निंग्स होंगे एनवीडिया के, वो प्रेजेंट होने वाले हैं इन दिस वीक। उसके साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व की कमेंट्री भी आने वाली है ऑन दी रेट कट एक्सपेक्टेशंस की क्या है उनके, इस पर बहुत सारी नजर रहेगी। तो वेनसडे को ये सारा डेटा जो है वो क्लियर होने वाला है। कल इसके बारे में हमें और डिटेल्स पता चलेंगे। तो इसके साथ साथ ही कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो अब तक आए हैं वो काफी अपबीट आए हैं, काफी ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड अगेन सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा भी अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। तो इससे थोड़े से होप्स बढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट कट्स के बारे में कुछ ना कुछ फेडरल रिजर्व यहाँ पर बताएगा। लाइक आई सेड, एनवीडिया के रिजल्ट्स वेनसडे को यानी कल अनाउंस होने वाले हैं। तो इस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी, बिकॉज ये एक स्टॉक रहा है जिसने काफी आउट परफॉर्म किया है पिछले 1-2 साल में। एंड नैस्डैक जैसे इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से अब रिप्रेजेंट करने लगा है एनवीडिया का स्टॉक। इसके साथ ही द नेक्स्ट न्यूज अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी इज रिगार्डिंग द एशियन स्टॉक्स। तो एशियन स्टॉक्स का राइज कल होता हुआ दिखा कल। हालांकि इंडियन मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा चीयर दिखा यहाँ पर, मेनली बिकॉज चाइना ने कुछ स्टिमुलस डिक्लेयर किया है फॉर देयर प्रॉपर्टी मार्केट्स, विच इज रीलिंग फ्रॉम लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स सिंस द कोविड। तो बीजिंग ने यही कुछ स्ट्रिंग ऑफ सपोर्टिव मेजर्स जो है वो देने की घोषणा यहाँ पर की है टू रिवाइव सम ऑफ द स्लगिश इकोनॉमिक रिकवरी। तो जो भी प्रॉपर्टी मार्केट्स में प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं उसको और उसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स डालती हुई दिख रही है चाइना की सेंट्रल बैंक। हालांकि बहुत सारी चीजें करने के बाद भी अब तक ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। कुछ होम बाइंग के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उन्होंने लूजन कर दिए, यानी घर को खरीदना थोड़ा सा आसान हो सके, ये उनकी यहाँ पर कोशिश है सेंट्रल बैंक की। एंड इसी के चलते उन्होंने, लाइक आई कवर्ड इन द न्यूज लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते में बताया था कि कैसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्हीं को कह रहे हैं कि आप जो है डेवलपर्स से घर खरीद लीजिए। तो इसके इसके अलावा और भी सारे एफर्ट्स चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो लेती हुई नजर आ रही है अभी भी। लेकिन इन सारी चीजों से बहुत वेइंग डाउन हो रहा है चाइनीज मार्केट्स पर। अगर हम पिछले हफ्ते की न्यूज की बात करें तो जो ट्रेड वॉर रिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है विथ यूएस, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे चाइना के मार्केट्स में अभी भी थोड़ा सा टेंशन बरकरार है। कुछ जो यूएस बेस्ड फर्म्स थी उन्होंने इंपोर्ट बैन किया है ऑफ आइटम्स फ्रॉम चाइना, एंड एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइना इन पर भी बैन आया है। तो ये सब चीजों के चलते थोड़े से जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये चीजें थोड़ा सा वेइंग डाउन फैक्टर ला रहे हैं करंटली ऑन द चाइनीज मार्केट्स। एंड इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि पोटेंशियल रिटेलिएशन चाइना भी शायद कर सकता है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ इंक्रीज ऑन द चाइनीज इंडस्ट्रीज। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर हम बात करेंगे इंडिया के कोल के स्टॉक की। तो इंडिया का जो कोल स्टॉक है वो 25% से बढ़कर 147 मेट्रिक टन हो गया है एज पर रिलीज बाय कोल मिनिस्ट्री। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज
कितनी भी हम क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन की बातें करें, अभी भी हम एनर्जी जनरेशन के लिए कोल पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। थर्मल एनर्जी ही हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन है। एंड एनर्जी जनरेशन करंटली इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया एक पीक पावर डिमांड पर पहुंचने लगा है। जून के मंथ में, अगले महीने में, ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ऑल टाइम हाई पावर डिमांड पर पहुंचेगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिन भी सोर्सेज से हम पावर जनरेट कर पाते हैं वो ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर रन कर सके। ये जो स्टॉक एंड की जो फिगर्स है उसके हिसाब से 45 मेट्रिक टन ऑफ कोल जो था वो अवेलेबल था ऑन 15th में, जो 29% हायर है कंपेयर टू जो स्टॉक हमारे पास था एट दी करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ लास्ट ईयर। एक सबसे देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोल प्रोडक्शन जो है इस साल में वो भी अच्छे से ग्रो करता हुआ दिखा। 7.26% से ये ग्रो हुआ है। थर्मल पावर जनरेशन जो है वो भी 8.78% से, लगभग 9% से ग्रो होता हुआ दिखा है। एंड मेन इसका रीजन यही दिख रहा है कि एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स करंटली है टू मीट द एनहांस्ड कोल डिमांड, जिससे विच इज क्वाइट एसेंशियल बिकॉज थर्मल पावर ये इसकी नीड करंटली इस ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा है। रिसेंटली सब ग्रुप मीटिंग्स में जो स्टेट जनरेशन कंपनीज है उनके साथ भी सारी चीजों का स्टॉक लिया गया कि कोल पावर रेलवेज ये सारे मिनिस्ट्रीज का जो मीटिंग थी उसमें ये देखा गया कि जो करंट स्टॉक है वो एडिक्वेट है, ये देखने की कोशिश कर दी गई है। बिकॉज पास्ट में इंडिया ने एक पावर क्राइसिस फेस किया है जब कोल के स्टॉक अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से पावर के शॉर्टेजेस काफी रीजन्स पर देखने पड़े। जो इवैक्यूएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑपरेशनलाइजेशन है ऑफ कोल प्लांट्स वो भी काफी बढ़ गया है, स्पेशली फॉर कोस्टल रीजन, जिससे लॉजिस्टिक्स जो है वो इम्प्रूव हो गया है फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज सिर्फ कोल अवेलेबल होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोल ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके, ये दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी कोल का ट्रांसपोर्टेशन है वो थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल डिक्लेयर हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी पॉपुलर रहा है सिंस द लास्ट 1 ईयर, दैट इज आईआरएफसी। सो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। Q4 के नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का इस क्वार्टर में वो बढ़ गया है बाय 34% टू 1717 करोड़। कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड भी, यहाँ पर 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ये जो मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है आईआरएफसी, इन्होंने हालांकि जो प्रॉफिट में राइज बड़ा बताया हो, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हैज बीन इन ओके ओके टर्म्स। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी, अगर FY24 को कंपेयर करें विद FY23, तो हालांकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। FY23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6100 करोड़ था, वो अब 6400 करोड़ हो गया है। तो हालांकि क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, लेकिन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर वाज ओके, इट हैज बीन फ्लैट अगर हम FY23 से कंपेयर करें तो। कंपनी ने फर्दर ये भी अनाउंस किया कि जो बोर्ड है that has approved raising financial resources for FY25 up to rupees 50,000 crores for domestic and international markets। तो यहाँ से फंड रेजिंग भी कंपनी करने वाला है फॉर FY25, ये उन्होंने यहाँ पर जारी किया था। आईआरएफसी के शेयर्स जो है वो काफी रैली कर गए हैं इन द पास्ट 6 मंथ्स। 126% से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, लेकिन फंडामेंटल्स में अगर हम बॉटम लाइन ग्रोथ देखें तो वो उतनी इंप्रेसिव नहीं रही है कंपनी के लिए। नेक्स्ट रिजल्ट जिसकी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स Q4 FY24 के लिए काफी अच्छे रहे हैं। डिफेंस सेक्टर इस का थीम FY24 एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए काफी अच्छा रहा था। एंड लुकिंग एट द करंट टेल विंड्स इस सेक्टर में, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ऑर्डर फ्लोज है वो आगे और अच्छे आते रहेंगे। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू 32% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में, Q4 में, कंपेयर टू Q4 ऑफ FY23। EBITDA भी 25% से इंक्रीज हुआ है। मार्जिन में हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखी गई है इस क्वार्टर में, 26.7% के मार्जिन हुए हैं। ऑर्डर बुक अगर हम देखें ऑन 1 अप्रैल 2024 तो वो रही लगभग 76,000 करोड़। सो इस साल का FY24 का टोटल रेवेन्यू कंपनी का लगभग 20,000 करोड़ का था, उसके मुकाबले करंट ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ की है। तो लगभग 4 साल के जितने सेल्स होते हैं उतनी ऑर्डर बुक करंटली कंपनी के पास है। सो ऑर्डर बुक का फ्लो बहुत ही अच्छा करंटली नजर आ रहा है, एंड रिजल्ट्स में भी उनकी जो फंडामेंटल ग्रोथ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्लपूल के रिजल्ट्स की भी बात करते हैं। Q4 के रिजल्ट्स कल वर्लपूल के डिक्लेयर हुए। नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट 25% से बढ़ गया है टू 79.5 करोड़। रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है, एंड EBITDA जो है दैट इज अप बाय 36%।
मार्जिन्स की जहां तक बात आती है वो भी इंप्रूव हो गए हैं ऑन ईयर बेसिस। 8.36% के मार्जिन्स रहे वर्सेस 6.3% मार्जिन्स इन Q4 ऑफ FY23। ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए ये Q4 FY24 काफी अच्छा रहा, ये हम देख सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी रिसेंट रिजल्ट्स आए थे, वोल्टास के भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसा एक सेक्टर है जो पिछले 2-3 सालों में ज्यादा बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, लेकिन हर साइकिल जो है वो टर्न होती दिखती है। इंस्पाइट ऑफ वर्लपूल, जहां पर प्रोमोटर्स ने खुद जो वर्लपूल उनकी होल्डिंग कंपनी है उन्होंने खुद स्टेक रिड्यूस की थी, उसके बावजूद यहाँ पर रिजल्ट्स काफी अच्छे डिक्लेयर होते हुए नजर आ रहे हैं Q4 FY24। अपस्टॉक्स जो है दे हैव एंटर्ड द इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ये अनाउंसमेंट उन्होंने कल की है। अपस्टॉक्स जो एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, डिस्काउंट ब्रोकर है, तो उन्होंने ये बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऑप्शंस करंटली अवेलेबल करेंगे एंड आगे उनका ये टारगेट है कि वो एक्सपांड करेंगे इनटू हेल्थ, मोटर एंड ट्रैवल पॉलिसीज एज वेल। अपस्टॉक्स ने इसके लिए एचडीएफसी लाइफ के साथ पार्टनर किया है टू मेकिंग इट वन ऑफ द फर्स्ट इंश्योरेंस टू फीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। उन्होंने अनाउंसमेंट में यही कहा कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन करंटली काफी कम है इंडिया में, तो इसका एडवांटेज वो लेना चाहते हैं। एंड कंपनी ने यह भी कहा है कि वो जो सेक्टर में एक ग्रॉस मिस सेलिंग कही जाती है ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, आई थिंक जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल है यहाँ पर, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू जो पीबी फिनटेक करंटली कर रहा है। सो कंपनी अपने बैलेंस शीट पर इंश्योरेंस बिजनेस नहीं रन करने वाली, दे आर जस्ट गोइंग टू बी अ मीडिएटर दैट इज गोइंग टू हेल्प पीपल इन ट्राइंग टू गेट दी पॉलिसीज, जैसे इन्होंने अभी करंटली एचडीएफसी लाइफ के साथ पार्टनर किया है। सो दैट इज इट फॉर द न्यूज टुडे। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर मैं कोई एग्जैक्ट फैक्ट या फिर कोई एक बड़ी स्टार्टलिंग चीज आपको नहीं कहने वाला हूँ। मैं आपको एक यहाँ पर टास्क देने वाला हूँ, आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं फंडामेंटली आपको बताने वाला हूँ वो बुल मार्केट्स में देखी जाती है, और ये एक काइंड ऑफ प्रूफ है कि करंटली हमने जो रैली देखी है, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली देखी है पिछले 1-2 साल में, वो कितनी बड़ी रही है एंड वो किस लेवल के वैल्यूएशंस पर पहुंच गई है। तो आपको मुझे बताना है इस कंपनी का नाम। मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो फंडामेंटल्स एंड उनके स्टॉक प्राइस से ज्यादा मैच नहीं करती। तो आपका आपका ये टास्क रहेगा कि आपको मुझे ये कंपनी का नाम बताना है। मैं अगले आज की ताजा खबर के वीडियो में इस कंपनी का आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक पीएसयू कंपनी है दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मोर देन 75% ऑफ द होल्डिंग। 75% से ज्यादा होल्डिंग्स है गवर्नमेंट के। ऐसे काफी कंपनीज है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को 75% का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर 75% से ज्यादा स्टेक जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर इस कंपनी के क्रेडिट रेटिंग की हम बात करें तो वो डाउनग्रेड हुआ था टू डी। डी ये क्रेडिट रेटिंग है कंपनी का। एंड उसका रीजन था कि लिक्विडिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा दिखे क्रेडिट रेटर्स को, इस वजह से इनका जो इवन राइट नाउ जो उनका क्रेडिट रेटिंग है दैट इज डी। कंपनी कैश फ्लो या फिर प्रॉफिट्स नहीं बनाती, इट हैज नॉट ग्रोन फॉर अ व्हाइल। जो ग्रोथ है वो भी नहीं दिखी है कंपनी के फंडामेंटल्स में, वेदर इट इज रेवेन्यू और वेदर इट इज प्रॉफिट। एंड येट जो स्टॉक प्राइस है दैट हैज ट्रिपल्ड इन द लास्ट 1 ईयर। गवर्नमेंट कंपनी है, इट हैज ट्रिपल्ड इन द लास्ट 1 ईयर। इनफैक्ट कंपनी का जो वैल्यूएशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू सेल्स, सो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है दैट इज इन डबल डिजिट्स में प्राइस टू सेल्स रेशियो है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप एक बार वापस से ये पैरामीटर्स वीडियो पीछे करके आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपके लिए ये टास्क है, आपको ये बताना है कि ये कंपनी कौन सी है। ये एक ट्वीट में मुझे इनफैक्ट कल देखा था, मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट की थी किसी यूजर ने, तो तब मैंने ये सारे चीजें देखी एंड आई ट्राई टू डिस्कवर विच दिस कंपनी वाज। आपको मुझे बताना है कि कौन सी कंपनी है, जस्ट टू शो कि बुल मार्केट में कैसे कुछ थिंग्स हमें दिखते हैं जो काफी क्रेजी है, अगर हम वो वर्ड यूज कर सके तो काफी क्रेजी है, जहां पर फंडामेंटल्स जो है वो कई बार प्राइस एक्शन से मैच नहीं होते। कुछ बहुत सारे ऐसे अच्छे पीएसयूज भी थे जिनको जो डिजर्व करते थे कि वो रीरेट हो, वो रीरेट तो हुए, लेकिन उसी के साथ साथ बिकॉज ऑफ दिस पीएसयू वेव ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी रीरेट हो गए जो शायद उतना रीरेटिंग डिजर्व नहीं करते थे। तो इसी के चलते आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स की बात मैंने अभी इस वीडियो में की। दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchadne.in को भी चेक करना मत भूलिए, बहुत अच्छे ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं हमारे वेबसाइट पर ऑन पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।